तो हे गाइस, कंस्ट्रक्टिव लर्नर पर आपका स्वागत है। ये हमारी जीके की अनदर वीडियो जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि DSSB के प्रीवियस एग्जाम्स में, खासकर DSSB PRT में काफ़ी पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हम आपके साथ जिक्र करने वाले हैं। सो हर क्वेश्चन में हर एक जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड भी हम डीप जाने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे कोई भी एक क्लियर छूट ना पाए कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए जीके का। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन, यानी जो शिक्षा का अधिकार है वह किस आर्टिकल के साथ है। तो आपको राइट आंसर बताना वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A। अगर हम 19 की बात करें तो 19 हमारे किसके बारे में बात करता है? राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में आता है? आपका आर्टिकल 19 में आता है, जिसमें हमारी अनदर कुछ जो फ्रीडम्स है उनको जस्ट क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो ऑप्शन सी है वो आर्टिकल 45 जो कि DPSP में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? DPSP का। हम जानते हैं कि आपके जो DPSP है वह 35 से लेकर 51 ए तक आपका DPSP होता है, 51 तक। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर हम आंसर का थोड़ा देखें तो यहाँ पे जो आर्टिकल 21A है वो 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में यहाँ पे इंसर्ट किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट द्वारा इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द राइट आंसर विल बी द अमेंडमेंट 86। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? फर्स्ट वीमेन गवर्नर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी? इंडिया की फर्स्ट वुमेन आपकी प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। अगर हम ईयर की बात करें तो 1925 में इन्होंने कांग्रेस INC की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट की पहली गवर्नर थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की सुचिता कृपलानी, तो सुचिता कृपलानी के बारे में भी क्वेश्चन आ रखा है कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थी? तो सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की। अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पे साल की बात करें तो 1963 से 1967 के बीच में आपकी सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? भारत की पहली वुमेन मिनिस्टर थी और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली जो होती है उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट थी। तो इनके बारे में भी आपको इफेक्ट्स याद रखने क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अरुणा आसफ अली कौन थी? ये एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने जो कांग्रेस का फ्लैग था उसको होस्ट किया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद विच एक्ट? आपने नाम सुना होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होती है तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो 1909 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया था वो उसका नाम क्या था? मॉर्ले मिंटो। आपको याद रखना है, मॉर्ले मिंटो 1909 में आया था। 1919 में आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं कि 1909 वाले जो GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या प्रावधान थे? उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके साइज को इंक्रीज किया गया था। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें क्या किया था? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि जो डुअल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था जिसे हम क्या कहते हैं? डाई आर्की। ठीक है, डाई आर्की जो डुअल गवर्नमेंट का जो फैक्ट था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और यहीं से आपका जो डुअल गवर्नमेंट का चीज़ थी वो इंट्रोड्यूस हुई। हालांकि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें इसको अबॉलिश कर दिया गया था और प्रोविंशनल डायरार्की को अबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपके कि द हु फाउंडेड द आर्य समाज। अब देखिए यहाँ समाज से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, चाहे वह आर्य समाज हो, चाहे वह ब्रह्मो समाज हो या रामकृष्ण मिशन हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती किससे एसोसिएटेड है? आपके आर्य समाज से, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आपके
जो आर्य समाज था उसको स्थापित किया था। ठीक है, अगर हम और दूसरे ऑप्शंस पर लेके चले आपके, तो राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा किया था, ब्रह्मो समाज का, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्मो समाज का इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी, 1828 में। वहीं अगर हम आपके ऑप्शन नंबर डी से चले तो रामाकृष्ण परमहंसा, इनके एक जो डिसिपल थे वो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामाकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी शुरुआत की, रामाकृष्ण मिशन की। ठीक है, सो ये फैक्ट भी आपको याद रखने। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन, इसके लिए अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी एक ट्रिक है, सभी जो इंडिया की शेड्यूल्स है उनको याद रखने की। अगर हम यहाँ पे लिखने के प्रयास करें तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इससे क्या लेने देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, इनमें कितने लेटर्स है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी इंडिया के टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 12। अब इसमें से आपको ऐसे याद रखना है, टी से आपका फर्स्ट रिलेटेड है टेरिटरी एंड स्टेट्स। ठीक है, सेकंड से आपका ई से रिलेटेड है एमोल्यूमेंट्स, यानी जो आपके सैलरी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो। ओके, देन थर्ड से आपका रिलेटेड है ए से अफर्मेशन, यानी जो शपथ ली जाती है। फोर्थ से रिलेटेड है आपका राज्यसभा में जो अलोकेटेड सीट्स होती है उससे रिलेटेड। फिफ्थ में आपका ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स की जो एरियाज है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और 8 जो आपके ओ से है उसमें अदर शेड्यूल्ड एरियाज है। देन आपकी कौन सी आ जाते हैं, 3, 5, 6, 7 आ जाता है। एफ से आपका फेडरल स्टेट, यानी इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, ये आपका यहाँ से आ जाता है, तो इसका प्रोविजंस आपकी 7th में। देन 8 सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 से क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 से रिलेटेड है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब आता है एल से। एल जो आपका है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। डी यानी 10वीं शेड्यूल आ जाती है आपकी किससे रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन से आपको याद रखना है। देन आपका आ जाता है पंचायत 11, देन आपका आ जाता है म्यूनसिपैलिटीज 12। तो आपको ये याद रखनी है, अगर आपसे इसमें से पूछा जाता है 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज से। अगर हम 10th शेड्यूल की बात करें तो 10th शेड्यूल रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन से। 7th शेड्यूल का हमने देखा किससे रिलेटेड है, आपका फेडरल स्टेट से। देन 9th शेड्यूल हमने देखा किससे रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9th भी आपका। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो शेड्यूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा और डीप जानने का प्रयास करें तो 10th शेड्यूल एडिट की गई थी 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में, तो ये भी आपको याद रखना है। जो भी फैक्ट्स हैं हम आपको साथ ही साथ बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मनसबदारी सिस्टम से, और इसका मीनिंग क्या है वो भी हम आपको बताने वाले। तो मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अब कब किया था अकबर ने, तो आपको बता दें कि 1571 में ये जो सिस्टम है वह इंट्रोड्यूस किया गया था। मनसब का मतलब होता है, मनसब का मतलब होता है क्या, रैंक या पोजीशन। सो इट वाज नथिंग बट जस्ट अ ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन रैंक, यानी जो रैंक होती है उसके हिसाब से जो सिस्टम रखा गया, और ये काफ़ी ब्यूरोक्रेसी के लिए आगे चल के काफ़ी फायदेमंद और काफ़ी एक कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, अकबर ने 1571 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं 7th क्वेश्चन। सो विच रिवर इज नॉन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से किस रिवर को जाना जाता है, तो इसका आपका आंसर आपको 1 पॉइंट में याद होना चाहिए, जिसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। काफ़ी फेवरेट टॉपिक है DSSB का, रिवॉल्यूशन, जो आपके डिफरेंट रिवॉल्यूशन होते हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो किसे कहा जाता है, हम जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, राइट आंसर इज द MS स्वामीनाथन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो आपका राइस हो गया, वीट हो गया, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए, अगर हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो बॉयलॉग कौन थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्लोबल ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्लोबली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है उसका फादर किसको कहा जाता है, नॉर्मन बॉयलॉग को। और इनको 1970 में नोबल प्राइज़ भी मिला था, 1970 में नोबल प्राइज़ मिला था पीस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये फैक्ट। ऑप्शन नंबर सी का देखें तो वर्गीस कुरियन, आप जानते ही होंगे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। और ये किससे रिलेटेड था, आपका मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। और इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, वर्गीस क्यूरियन ने। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, और रिलेटेड किससे, ये आपका मिल्क से। ठीक है, आपको ये याद रखना। अब सुब्रमण्यम के देखे तो सुब्रमण्यम उस टाइम, जिस टाइम आपका
ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम ये कौन थे, भारत के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, ये भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो कौन थे, सुब्रमण्यम, ठीक है, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या था, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये की थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जिनका कार्यकाल कितना था, 1948 से लेकर 1956 तक ये गवर्नर जनरल गए थे। अगर हम कर्जन की बात करें तो इसे जाना जाता है किसके, पार्टीशन, जो पार्टीशन होता है बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में। ये आपको याद रखना है, बंगाल का पार्टीशन के दौरान कौन था, लॉर्ड कर्जन। देन ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें तो ये गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, ये भी याद रखना है, सब्सिडी जो आपका अलायंस था, ये किसने यूज इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट वाइसराय था, ठीक है। और जो 1857 के टाइम जो रिवॉल्ट हुआ था उसी टाइम कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे उनको उन्होंने क्या किया था, विड्रॉ किया था। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने। सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इंडियन सिटी इज नॉन एज द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पे स्थित है, वह है आपका बेंगलुरु में। तो स्पेस सिटी भी ऑफ इंडिया भी किसको जाना जाता है, बेंगलुरु में। आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा हो गया या तिरुवनंतपुरम, इन सब से क्या है, जो रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, वो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, स्पेस में। बट जो स्पेस सिटी और इसरो का हेड क्वार्टर है वह कहाँ है, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता है आपका, विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सैलरी किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह किससे रिलेटेड है, आपके आर्टिकल नंबर 64, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए 64। और इसको प्रोविजंस क्या होता है, यानी दोनों जो आपके हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनमें कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। अगर 2/3 यहाँ पे मत मिल जाता है महाभियोग हटाने के लिए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर हम 72 की बात करें, ये भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इट गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, पार्डन मतलब माफ़ी की यहाँ पे पावर देता है कि किसी भी मुजरिम को यहाँ पे अगर राष्ट्रपति के सामने ला सकते हैं वो, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे इनोसेंट करार दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 356 ये किससे रिलेटेड है, इंडियन इमरजेंसीज से। हम जानते हैं 352, 356 और 360 तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। 356 है वह आपका जब किसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वह काम नहीं कर रहा था, यानी फेलियर हो जाता है, तो क्या लागू कर दिया जाता है, 356, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। 368 क्या है, पार्लियामेंट को राइट देता है टू अमेंड एनी आर्टिकल, ठीक है, अमेंड एनी आर्टिकल और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। गैर बस क्या शर्त होनी चाहिए, बस वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ना करें। हम जानते हैं कि आपका जो केशवानंद भारती केस आया था जिसमें बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट पर सभी पावर है, वो पार्लियामेंट किसी भी भाग को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अनलेस वो फंडामेंटल राइट ना हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये किस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कोर्ट ने नहीं दी थी, उन्होंने बोला था कि समय समय पर आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेसी है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम है, ये सब क्या है, इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर्स के पार्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 भी क्या कहता है, इंडिया की पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है वे किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, द हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको जानना है। अब हम अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 1958 तक इंडिया के क्या थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन गए हैं, ठीक है। और जो अभी इंडिया के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड गए हैं आपके, ठीक है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि इंडिया का वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। सो डिटेल्स में जानना है तो हमने आपको दे दिया, डिटेल्स में आप ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद डू और डाई स्लोगन। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आपको सारे ही जो मूवमेंट हुए थे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी ने जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, और ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। अगर इसके हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानने की प्रयास करें तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अदर ऑप्शंस की देखें तो नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन 1920 में लागू किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। ओके, दिस मूवमेंट फोकस्ड ऑन नॉन वायलेंट, बट ये विड्रॉ कर लिया गया था किस बात से? जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था। देन ऑप्शन नंबर सी का देखें तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, तब शुरू किया था, जिसका एम था स्पेसिफिक अनजस्ट लॉस, ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली, उसको अबॉलिश करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्वदेशी मूवमेंट का देखें तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन प्रश्न इन संख्या 14 पर चलते हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन हमने अभी अभी जाना ये कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है? आपका मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, राइट आंसर इज द मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी किसी भी आपके स्टेट एग्जाम में हो, सेंट्रल एग्जाम्स के लिए। तो विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इन इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात की तकरीबन कितनी यहाँ पे कोस्ट लाइन है? नियरली 16 आपकी 1600 किलोमीटर आपकी नियर बाय यहाँ पे कोस्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड लॉन्गेस्ट है आपकी तमिलनाडु की, थर्ड है आपकी आंध्र प्रदेश की, देन फोर्थ है आपकी महाराष्ट्र की, फर्स्ट बाय कौन है? गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, हम जानते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 64 से 64 में आपका क्या गया था? बक्सर, जो बक्सर की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। अगर इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें तो 23 जून को ये जो बैटल है वह लड़ी गई थी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर एट पलाशी। ये आपको नोन होना चाहिए, बंगाल में है। और इट वॉज द डिसिसिव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री। किसने जीती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीत गई थी, जिसको लीड कर गए थे रॉबर्ट क्लाइव अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी हर एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, जिसका हम आपके सामने जिक्र करें। अभी तक जैसे 17 क्वेश्चन हुए थे, उस 17 में से हमने हर एक ऑप्शन के साथ आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके इन 17 क्वेश्चन में हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, ऑप्शन नंबर 17, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जो एक इंपॉर्टेंट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। बट इंडिया विंस फ्रीडम ये किसने लिखी है? आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इट इज़ द राइट आंसर। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे, वो कौन था? आपके होम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है आपके, विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट आपका स्टेट से डील करता है, सेकंड पार्ट आपका सिटीजनशिप से डील करता है, थर्ड पार्ट आपका किससे रिलेट करता है? आपका फंडामेंटल राइट से। एंड फोर्थ पार्ट आप जानते ही हैं डीपीएसपी, एंड फिफ्थ पार्ट ऐसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आप समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका। 15 किससे रिलेटेड है? हम जानते हैं 15 है राइट टू इक्वालिटी। अगर हम 14 की बात करें, आर्टिकल 14, वो किससे रिलेटेड है? आपका राइट टू इक्विटी, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, राइट टू इक्विटी। आर्टिकल 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 16 से भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो आर्टिकल 16 है वो इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आर्टिकल 17 में देखें तो 17 आपका डील करता है अनटचेबिलिटी से, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 की बात करें तो ये करता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, उपाधि जो होती है ना उनको अबॉलिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है आपके 19वें क्वेश्चन पे, विच प्लानट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार्स।
मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार कौन सा होता है, जैसे सबसे पहले इंडिया में जो मॉर्निंग होती है, जो सन दिखता है, वो कौन से स्टेट में दिखता है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे पहले सन दिखता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका सौरमंडल है उसमें जो सबसे पास प्लेनेट है सन के, वो कौन सा है आपका, वीनस। ठीक है, तो वीनस को ही क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एंड अपीयर्स क्लोज टू द सन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार भी इसको कहा जाता है, इस प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है आपके, हु एस्टेबलाइज द रामाकृष्ण मिशन। अभी हमने देखा, अभी हमने शुरुआत के क्वेश्चन में देखा रामाकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, आपका जो डिसिपल थे रामाकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सो राइट आंसर इज द स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी, वो थी आर्य समाज, 1875 में। और ये भी आपको एक फैक्ट रखना है, याद रखना है कि गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, ये किसने कहा था, ये भी कहा था आपके दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नियरली 12 to 13% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट कवर करता है मध्य प्रदेश इकलौता। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया बाय परसेंटेज, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बट यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बोला हुआ है स्टेट का, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो इसका हम जानते हैं राइट आंसर। जो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस पर जाएं, तो ऑप्शंस में हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है, वो इंडिया जो पृथ्वी है उसकी इसेंशियल गैसेस हैं। और हम जानते हैं कि ये टोटल दोनों मिलकर 99% गैस इंक्लूड करते हैं अर्थ की, जिसमें से अगर हम देखें तो 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, 21 आपका ऑक्सीजन है, और आपका 78, नियरली 78 आपका क्या है, नाइट्रोजन। और जो शेष 1% है उसमें अदर गैसेस इंक्लूडेड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए एक और गैस सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो आपने देखा होगा कि जो AC से, रेफ्रिजरेटर से जो गैसेस निकलती है, वो आपकी CFC होती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो वजह से जो आउटकम होता है वो होता है आपका ग्लेशियर्स का पिघलना। अगर हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, वार्मिंग होगी, तो आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो नदियों में पानी भरेगा, और नदियों में पानी भरेगा तो बाढ़ जैसी हालातों को इन लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो काफ़ी गलत है ये, जिसको हम सरकार रोकने का प्रयास करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनको कहा जाता है, लोहो। ठीक है, लोहो जो मैन है, आयरन मैन एक्चुअली। ओके, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया था, जो इंडिया के पार्टीशन के समय जो भी आपके रियासतें थी, ठीक है, जो भी आपकी प्रीमिसेस थी, उनको उन्होंने 565 जो रजवाड़े थे उनको भारत में इंक्लूड करने का काम भी किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो इस देश का जो नक्शा होता है उसमें आपको बहुत सारे छेद देखने को मिलते हैं, लाइक अ चीज़। क्योंकि इंडिया में 565 रियासतें थे, और उनको इकट्ठा, इनको भारत में सम्मिलित करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने रियासतों से, रजवाड़ों से कहा था कि तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ। ठीक है, तो इंडिया में सबको मनवाया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सेम केस आपका जौनपुर, जूनागढ़ के साथ हुआ, या हैदराबाद के साथ हुआ, या जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बट एट द एंड उन्होंने भारत में इन सबको मिला ही लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपको 24, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18, यानी 21 पहले जो वोटिंग एज थी वह 21 वर्ष थी, बट इसको 18 किया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल अमेंडमेंट 64। तो 61 इज द राइट आंसर, जो कि किया गया था कब, 1988 में किया गया था, और इसमें एज को कम किया गया था 21 से 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबंस डेल्टा।
तो इसका राइट आंसर आपको 1 पॉइंट में याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर इज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके कुछ प्रश्न और बचे हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि मौर्य एम्पायर के जो आपके फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनको लीड किया था किन्होंने? चाणक्य ने। चाणक्य को किस नाम से और जानते हैं? हम जानते हैं चाणक्य को कौटिल्य के नाम से। ठीक है, कौटिल्य के नाम से। और इन्होंने किस वंश के आपका जो एम्पायर था उसको हराया था? तो हम आपको बता दें कि जो नंदा डायनेस्टी थी उनके जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उन्होंने उनको इन्होंने हराया था। और ये कब की बात है? लगभग 321 बीसी की बात है। ठीक है, 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर की स्थापना की। किसको हरा के? धनानंद। ठीक है, धनानंद को। हाँ, शायद वही नाम था, धनानंद को हरा के। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951? तो 1951 में जो पहला एशियन गेम थे वो किस सिटी में होस्ट हुए थे? वो हुए थे इंडिया की सुंदर सी कैपिटल दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेयर से भी हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और अदर लेयर के वर्क्स है उनको लेकर हम एक आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर पर आप देख सकते हैं जो आपके प्लेन्स होते हैं, आपके बैलून्स होते हैं, हॉट बैलून्स होते हैं। ठीक है, आपके जो हिमालयाज होते हैं वो सब किस लेयर पे पाया जाता है? आपके ट्रोपोस्फेयर पे। नेक्स्ट जो आपकी लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसकी रेंज कितनी होती है? 11 to 15 किलोमीटर इन अवर। ठीक है, मेसोस्फेयर होते हैं देन, इसमें मेटेरियोलॉजिकल जो आपकी रॉकेट्स होती है वो जाती है। देन आपके थर्मोस्फेयर पाए जाते हैं जिनमें जो टेम्परेचर वो माइनस इतना पहुंच जाता है। देन आपका आता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर में आपकी जो सैटेलाइट्स है, स्पेसशिप है, वो किस में पाई जाती है? आपकी एक्सोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डैम इज द हाईएस्ट इन इंडिया? तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टहरी डैम। ठीक है, कौन सा बांध है? तिहरी दाम डैम, जिसकी जो हाइट है वो लगभग कितनी है? 260.5 मीटर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो ये इसकी जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, जिसकी लोकेशन है आपकी, हम जानते हैं कि उत्तराखंड में ये स्थित है। और किस नदी के साथ बना हुआ है? तो ये आपको याद होना चाहिए, भागीरथी रिवर के साथ। ठीक है, इसका जो अगर हम देखें तो जो हीराकुंड डैम है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। और वहीं अगर हम बात करें भाखड़ा डैम की, तो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट डैम है, जिसकी हाइट कितनी है? लगभग 226 मीटर। ठीक है, आपको ये फैक्ट भी याद होने चाहिए जो भी हम आपको बताए जा रहे हैं। हर क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। इन प्रश्नों से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, बट जो ये पॉपुलराइज किया था उसको, उसका नाम जाता है भगत सिंह को। बट जो ये इनिशियली किसने दिया था? ये उर्दू पोइट थे एक, जिनका नाम था मौलाना हजरत मोहानी। क्या था? हजरत मोहानी। ये दिया था फर्स्ट टाइम, इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1921 में। बट इसको पॉपुलराइज किसने किया? भगत सिंह ने। तो प्रश्न में अगर आपको हेर फेर करके ये पूछ लिया जाए कि पहली बार इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, और उस ऑप्शन में अगर एच हजरत मोहानी ऑप्शन होगा तो आपको वो ऑप्शन लगाना है। बट अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भगत सिंह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस? इसका तो हम राइट आंसर जानते हैं, वो कौन है आपका? कल्पना चावला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? तो ब्लैक गोल्ड के नाम से किस मिनरल को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कब आया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट करके भेजा था। और यह अपॉइंट कब किया गया था? आपको हम बताते हैं, 1927 में अपॉइंट किया गया था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ और नारे लगे साइमन गो बैक। और इन्हीं नारों में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। हम बता दें, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको रिव्यू करने के लिए ये
जो कमीशन था वो इंडिया में भेजा गया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्शन भी क्या होता है हमने आपको बता दिया। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, जिसको अब हटा दिया गया है। अब कब हटाया गया और किस आर्टिकल से, इसको हम जानने का कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 370 आपने काफ़ी सुना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 370। और ये कब हटाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? 5 अगस्त। कब हटाया गया? 5 अगस्त 1919 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये हटाया गया। ठीक है, रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बताएं तो आपकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई लगभग 2.25 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शंस में देखें तो ब्रह्मपुत्र है इंडिया की लॉन्गर ओवरऑल है, बट लार्जली फ्लो आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा गया है। इनसाइड ऑफ इंडिया गंगा इज, बट अगर इंडिया के साथ जो ब्रह्मपुत्र है वो आउटसाइड इंडिया भी बहती है, इसलिए इसको इंडिया की सबसे बड़ी नदी नहीं माना जाता है। बट जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। अगर हम गोदावरी की देखें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? लगभग 1464। ठीक है, हमने गंगा की बात की, गंगा की लेंथ लगभग कितनी है आपकी? 2500। अगर हम देखें तो 2525। और वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्र की देखें तो 2900। इसका राइट आंसर है वो गंगा है। और ये ऐसे हम गोदावरी की देखें तो गोदावरी की आपकी लगभग 1464 किलोमीटर है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर है। और वहीं यमुना की बात करें तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने आपको बताया। देन क्वेश्चन नंबर 36 में आपको देखना है कि हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। काफ़ी आपका ये चला था, और हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है यानी राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। काफ़ी ज़्यादा ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था करंट अफेयर्स में। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जो आपके अदर ऑप्शन है, अगर हम देखें कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये किसी स्टेट में होते हैं? सॉलिड की स्टेट में। बट आपका जो मर्करी है वो किस में रहता है? आपका रूम टेम्परेचर में। सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तो आपके रिपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा गए हैं हाल ही के DSSB एग्जाम में, तो आपको पढ़ के जाना है ये सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका IMF नहीं, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम WTO की देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको स्टार्टिंग में किसके नाम से जाना जाता था? गेट के नाम से। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और पीछे कुछ होगा। ठीक है, अभी हमें माइंड में नहीं आ रहा, तो ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। हालांकि फुल फॉर्म्स पूछते नहीं है, हेड क्वार्टर्स पूछते हैं, तो हेड क्वार्टर्स को लेकर भी हम आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका असम। ठीक है, असम क्या है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है टू प्रोड्यूस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान देने वाली बात होगी, इंडिया का फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? आपके हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। सो वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, हमने टोटल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की बात करें तो हमने टोटल यहाँ पे कितने प्रश्न की बात की? आज हमने यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न सॉल्व किया, और 40 में से हमने हर एक ऑप्शन में आपके डिस्कस किया है, जो कि हो जाता है टोटल 160। और 160 में भी हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताए जो कि 40 से भी ज़्यादा थे। तो यानी हमने तकरीबन 180 से 200 क्वेश्चन मात्र 40 मिनट में डिस्कस किए हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको लगभग 200 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ GS के करंट, जो आपकी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री रही है उससे रिलेटेड, आपकी जो DSSB में PYQs में और जो रिसेंटली एग्जाम्स में रिपीट किए गए, अगर आपको उन्हें देना है तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF हम वहाँ अपलोड कर देंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और जो भी अनदर नोट्स है वह भी टेलीग्राम चैनल पर हम डाल रहे हैं, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, जो भी फीडबैक है आपका ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स।